गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नर्सिंग क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग कवर कर रहे थे यूनिट 3 जिसका नाम था पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़। ठीक है, उसमें हम लोगों ने बहुत चीज़ों को पढ़ा था। ठीक है, आज का टॉपिक जो है वो हम लोग को कवर करना है नर्सिंग इंटरवेंशन। अब ये नर्सिंग इंटरवेंशन है क्या? तो हम लोग इसके पहले टॉपिक पढ़ रहे थे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस का डिफिनीशन पढ़े थे, फिर स्ट्रेसर पढ़े थे, स्ट्रेसर का डिफिनीशन पढ़े थे, उसके टाइप पढ़े थे, सिम्टम ऑफ स्ट्रेस पढ़े हैं, टाइप ऑफ स्ट्रेस पढ़े हैं, फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेसर है, फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेस है। ये सब हम लोगों ने देख लिया था कि एक व्यक्ति स्ट्रेस में कैसे जा सकता है, क्या क्या फैक्टर उसको स्ट्रेस में ले जा सकते हैं। स्ट्रेस में जाएगा व्यक्ति तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, स्ट्रेस हमारे शरीर पर क्या क्या इफेक्ट डालता है, ये सब सारी बातें हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अगर थोड़ा बहुत भूल रहे हैं आप लोग तो एक बार रिवीजन मार सकते हैं उसको। अब ये सब सारी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब लास्ट आता है कि अगर कोई पेशेंट स्ट्रेस में है और आप किसी हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं, अगर वो आपके पास आता है तो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पे अपॉइंटेड हैं उस हॉस्पिटल में, तो आप उस पेशेंट के साथ क्या कीजिएगा, आपको क्या क्या उसमें देखना है, क्या क्या चेक करना है, ये सब सारी बातें को हम लोग क्या बोलेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन। और देखिए, नर्सिंग इंटरवेंशन हर एक डिजीज हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग अभी किसी डिजीज़ को नहीं देख रहे हैं, किसी जख्म या किसी कोई सर्जरी उजरी के बारे में हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम लोग बुखार सर्दी ये सब के बारे में नहीं जानना है कि इसको कैसे ठीक करेंगे, इसके पेशेंट को क्या क्या दवाई चलेगा, ये सब हम लोग को अभी तत्काल तो नहीं देखना है। अभी हम लोग को देखना है कि एक पेशेंट को स्ट्रेस में जाने से कैसे बचाएं, क्या हम उसके साथ उपाय करें, कैसे उसका क्या सिम्टम देखें और उसके हिसाब से क्या उसको ट्रीटमेंट दें कि वो व्यक्ति स्ट्रेस से दूर रहे। तो इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो आई होप नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है आप लोगों को क्लियर हो गया था। मैं एक एक करके जितने भी पॉइंट हैं सब आप लोग को क्लियर करूंगा कि इसमें करते क्या है। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में सबसे पहला पॉइंट है कि एफर्ट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड रिमूविंग द स्ट्रेसर। If this is not feasible, then medication can be given to remove or decrease stressor such as pain. स्ट्रेसर का टाइप पेन था, मतलब स्ट्रेसर है क्या, तनाव को देने वाले, जिससे तनाव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेसर बोलते हैं। तो पेन से भी तो तनाव हो सकता है व्यक्ति को, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे स्ट्रेसर को खत्म किया जाए। हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए, कुछ ऐसा एक्टिविटी करना चाहिए जिससे स्ट्रेस खत्म हो जाए। तो वही लिखा है, एफर्ट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड रिमूविंग मतलब हटाना, रिमूविंग द स्ट्रेस। उसके बाद बोल रहा है कि इफ दिस इज नॉट फिजिबल, अगर वो आपसे नहीं हो रहा है, अगर वो आप ऐसा कुछ काम किए उसके साथ कि थोड़ा सा आप म्यूजिक सुन लो, थोड़ा सा घूम टहल लो, थोड़ा सा योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, कुछ खाने पीने की इच्छा है खा लीजिए, आपका मूड स्विंग हो जाएगा, मूड अच्छा हो जाएगा, तो मे बी आपका स्ट्रेस कम हो जाए। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को करते हुए भी आप स्ट्रेसर को अगर नहीं हटा पाए, तो वही लिखा हुआ है, इफ दिस इज नॉट फिजिबल, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो देन मेडिकेशन कैन बी गिवन टू रिमूव और डिक्रीज। तो उस केस में पेशेंट को मेडिकेशन मतलब दवाई, तो उस केस में, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आपको दवाई देना है, जो ऐसा दवाई देना है जो या तो वो स्ट्रेसर को रिमूव कर दे या खत्म कर दे, या खत्म ना भी कर रहा है तो कम से कम कर दे। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम करना। ठीक है, यही बात पहला पॉइंट नर्सिंग इंटरवेंशन में देखना है
कि अगर आप पेशेंट के साथ कुछ ऐसा एक्टिविटी कीजिए जिसका उसका स्ट्रेसर रिमूव हो जाए, लेकिन आपके लाख प्रयत्न करने के बाद भी अगर उस पेशेंट का स्ट्रेसर रिमूव नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें उसको मेडिकेशन देना है, और मेडिकेशन के मदद से, मतलब दवाई के मदद से, मेडिसिन के मदद से उसके स्ट्रेसर को या तो खत्म करें या तो कम से कम उसको डिक्रीज करें। और यहाँ पर किस स्ट्रेसर की बात कर रहे हैं? स्पेशली हम लोग पेन की बात कर रहे हैं। ओके, तो नर्सिंग इंटरवेंशन का फर्स्ट पॉइंट आई होप क्लियर हुआ। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, effort should be directed toward removing the stressor. If this is not feasible, then medication can be given to remove or decrease a stressor such as pain. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है provide information about forthcoming surgery. It may reduce patient anxiety and stress can be provided several stress reaction especially when patient is suffering from serious injury. अब ये क्या लिखा हुआ है आपको समझाते हैं। उसके पहले मान लीजिए आप एक हॉस्पिटल में पोस्टेड है एज ए नर्सिंग ऑफिसर, वहाँ एक पेशेंट भर्ती है जिसको नेक्स्ट डे किसी चीज़ का सर्जरी होने वाला है, मतलब ऑपरेशन होने वाला है। ठीक है, मान लेते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन है फॉर एग्जांपल। मान लेते हैं किसी पेशेंट को सर्जरी होने वाला है, फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने वाला है। अब ऑपरेशन तो एक माइनर चीज़ है नहीं, एक सेकेंड, अब ऑपरेशन तो एक माइनर चीज़ है नहीं। अब शरीर में कट लगेगा, उसको कट लगाकर उसको अपेंडिक्स को कट करके निकाला जाएगा। अगर नॉर्मल आदमी को बोला जाए कि आपके एब्डोमेन रीजन में इतना लंबा कट लगेगा, उसके बाद उसको इधर से ऑर्गन उठा के सब आपके अपेंडिक्स को सही किया जाएगा। अब एक नॉर्मल पीपल जिसको शरीर के बारे में कोई जानकारी ना है, मान लेते वो पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, अब वो उसके बारे में सोचने लगा कैसे कट लगाएगा, किस चीज़ से काटेगा, ब्लेड से काटेगा, चाकू से काटेगा, या किस चीज़ से काटेगा? क्या काटेगा तो मेरा ब्लड नहीं निकलेगा, ब्लड निकलेगा तो ब्लड लॉस होगा, अंदर अगर कुछ ऑपरेशन करता है तो क्या हमको इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, क्या मेरे अंदर कैंची नहीं छोड़ सकता है? ये सब सारी बातें उसके दिमाग में जनरली चलते रहता है, कोई भी पेशेंट रहे, क्योंकि सर्जरी एक माइनर कंडीशन नहीं है। तो उस केस में हम लोग का कर्तव्य बनता है कि उसको सर्जरी के बारे में बेसिक जानकारी दें कि आपको उतना टेंशन सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा पेशेंट को सर्जरी के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देते हैं कि नेक्स्ट डे उसके साथ क्या होने वाला है, तो उससे उसका स्ट्रेस का लेवल क्या होगा, कम होगा, और इससे वो एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। तो यही सेकेंड वर्ड है, सेकेंड जो अपना लाइन है नर्सिंग इंटरवेंशन का, लिखता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्थकमिंग सर्जरी, मतलब पेशेंट को आने वाले सर्जरी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, मतलब इंफॉर्मेशन दीजिए। ओके, यही है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्थकमिंग सर्जरी। फिर लिखा है इट में रिड्यूस पेशेंट एंजाइटी। अगर आप ये इंफॉर्मेशन उसको, जो आने वाला सर्जरी है, जो उसके साथ सर्जरी होने वाला है, अगर आप उसको इंफॉर्मेशन देते हैं तो हो सकता है इट में रिड्यूस पेशेंट एंजाइटी, हो सकता है कि इससे पेशेंट का जो एंजाइटी लेवल है वो कम हो जाए। सेकेंड क्या है, एंजाइटी एंड स्ट्रेस कैन प्रोड्यूस सीवियर स्ट्रेस रिएक्शन। अगर पेशेंट एंजाइटी और स्ट्रेस में रहेगा तो उसके शरीर का मेटाबॉलिक रिएक्शन भी गड़बड़ हो सकता है, एक सीवियर कंडीशन भी वो ऑपरेशन रूम में प्रोड्यूस कर सकता है। कौन? उस पेशेंट का स्ट्रेस और एंजाइटी। तो वही लिखा है कि एंजाइटी एंड स्ट्रेस कैन प्रोवाइडेड सीवियर स्ट्रेस रिएक्शन स्पेशली व्हेन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस इंजरी। अगर कोई पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है और उसका सीरियस इंजरी हुआ है, तो एक तो उसका एक्सीडेंट हुआ है, सीरियस इंजरी उसको पहले से ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद फिर
उसको पता चला कि इतना होते हुए मेरे शरीर में इतना कट छट छिलाव जख्म हो गया है, उसके बाद भी नेक्स्ट डे हमको और ऑपरेशन के लिए कट लगाएगा। तो ऐसे कंडीशन में पहले एक तो पहले से ही वो स्ट्रेस में था, जब ये सुनेगा कि अगले दिन उसका ऑपरेशन होने वाला है तो कहेगा इतना कम था, तो इसके कारण वो और भी स्ट्रेस में जा सकता है। तो हमारा एज ए नर्स कर्तव्य बनता है कि उसको आने वाले समय में क्या क्या साथ उसके साथ होगा, सर्जरी में क्या होगा, उसको बताना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपका ब्लड लॉस नहीं होगा, कब आपको थोड़ा बहुत पेन होगा, आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये आपके अच्छे के लिए है। उसको उसका बेनिफिट बताइएगा। जब आप उसको उसका बेनिफिट बताइएगा तो उसका एंजाइटी लेवल क्या होगा, ज़रूर से ज़रूर कम होगा। और स्पेशली किस केस में, अगर पेशेंट सीरियस इंजरी से अफेक्टेड है तो उस केस में तो आपको ज़रूर से ज़रूर इस पेशेंट को आपको उसके साथ क्या क्या होने वाला है वो बताना चाहिए। सेकेंड पॉइंट में वही लिखा हुआ है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्थ कमिंग सर्जरी, इट में रिड्यूस पेशेंट एंजाइटी एंड स्ट्रेस कैन प्रोड्यूस सेवरी स्ट्रेस रिएक्शन स्पेशली व्हेन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस इंजरी। अब ये दोनों पॉइंट नर्सिंग इंटरवेंशन का आई होप अच्छा से क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो फर्स्ट और सेकेंड हम लोगों ने क्लियर किया। अब थर्ड क्या है, थर्ड है इनकरेज द पेशेंट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। इनकरेज मतलब बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर कहीं पे पोस्टेड हैं और अगर आपके सामने कोई पेशेंट है तो आप उसको बढ़ावा दीजिए, प्रोत्साहित कीजिए कि उसका जो इंटरनल फीलिंग है वो एक्सप्रेस करे। अब इंटरनल फीलिंग मतलब क्या हुआ, मतलब वो अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। पहले वो घर में था, मे बी वो किसी कारण बीमार हो गया, उस बीमारी के कारण उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो जनरल सी बात है, अगर कोई घर में से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो उसको प्रॉब्लम होगा ही। अब घर जैसा तो महसूस हॉस्पिटल में हो ही नहीं सकता है। आसपास जितने भी रहेंगे सब मरीज ही रहेंगे, तो आसपास से सब जगह दुख ही दुख रहेगा, तो उसके अंदर बहुत सारी बातें चलती रहती है। तो हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हम पेशेंट को प्रोत्साहित करें, बढ़ावा दें कि उसके अंदर जो जो बातें चल रही है वो बाहर निकाले, या तो हमसे बोले या अगर किसी फैमिली मेंबर से किसी से बात करे अच्छे से, मतलब अंदर अपने वो फीलिंग को दबाकर नहीं रखे। सिंपल में इतना है। अगर वो अंदर अपने बातों को दबाते रहेगा, अंदर बातें वो जमा करते रहेगा, धीरे धीरे फिर उसी बातों को वो मन में दोहराता रहेगा और दोहराते दोहराते वो एक स्ट्रेस की कंडीशन में जा सकता है। तो जाने से, कोई पेशेंट का स्ट्रेस में जाने से अच्छा है कि हम उसको प्रोत्साहित करें, उसको बढ़ावा दें, उसके साथ बैठ के में भी हम लोग बात कर सकते हैं कि बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो रहा है, आप खुल के बातचीत हमसे कीजिए, आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो इन सब बातों से स्ट्रेस का लेवल को कम किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट यही कहता है कि इनकरेज द पेशेंट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। हम लोग को पेशेंट को प्रोत्साहित करना है कि वो अपने फीलिंग को हम लोगों से शेयर करें। उनके मन में कोई भी बातें हैं वो हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। उनके साथ तो उनके साथ मतलब किनके साथ, पेशेंट के साथ हम लोग को अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। ठीक है, IPR। तो फिर थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया, सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया और थर्ड पॉइंट भी नर्सिंग इंटरवेंशन का हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या करता है, फोर्थ पॉइंट कहता है टू रिलीव मतलब कम करना या बचना। ठीक है, टू रिलीव स्ट्रेस अवॉइड नॉइज, अवॉइड ब्राइट लाइट एंड मूवमेंट शुड बी केप्ट मिनिमम। मतलब अगर आपको किसी पेशेंट को स्ट्रेस से बचाना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको किस चीज़ से बचाइए, नॉइज से। नॉइज बोले तो हल्ला गुल्ला,
शोरगुल से, दूसरा ब्राइट लाइट से, तेज रोशनी से, और तीसरा उसका जो मूवमेंट है उसको बहुत ही कम रखना है, मतलब उसका ज़्यादा चलना, यहाँ से वहाँ नहीं जाना है, ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करना है। तो हमारा क्या है, पेशेंट को मेरा कर्तव्य बनता है, हम लोग एज ए नर्सिंग ऑफिसर का कर्तव्य बनता है कि उसको ब्राइट लाइट से दूर रखें, रूम में सफिशिएंट कुछ ज़्यादा रोशनी ना हो, कुछ लाइटें को बंद कर दिया जाए, क्योंकि नींद तभी आएगा जब ब्राइट लाइट नहीं रहेगा। अंधेरे में ही हम लोग को अच्छा नींद, एक स्वीट स्लीप आता है। ब्राइट लाइट में हम लोग आसानी से सो नहीं पाते हैं, और अगर हम लोग ब्राइट लाइट में सोते भी हैं तो जब सो के जगते हैं तो हम लोग फ्रेश महसूस नहीं करते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि जो पेशेंट है वो ब्राइट लाइट से बचे, अच्छी नींद ले और अपने को फ्रेश महसूस करे। उसके बाद एक अच्छी नींद के लिए आसपास शोरगुल भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ये भी ध्यान रखें कि हमारा जो पेशेंट है वो नॉइज से बच के रखे। और तीसरा बात क्या है कि उसका जो मूवमेंट है, मूवमेंट मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो उसका जो मूवमेंट है वो भी कम से कम हो। ओके, तो थर्ड पॉइंट यही एक्सप्लेन कर रहा है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, टू रिलीव स्ट्रेस, स्ट्रेस से बचने के लिए, ठीक है। टू रिलीव स्ट्रेस, एवॉइड नॉइज से दूरी बनाइए, एवॉइड ब्राइट लाइट से दूरी बनाइए, एंड मूवमेंट शुड बी केप्ट मिनिमम, जो मूवमेंट है उसको बहुत ही मिनिमम रखिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी पेशेंट को मूवमेंट करने को बोलिए, अन्यथा नहीं बोलिए। तो इस तरह से फोर्थ पॉइंट भी नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ स्ट्रेस का क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, एफर्ट शुड बी टेकन टू प्रिवेंट एडिशनल फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस। एफर्ट मतलब ऐसा कुछ हम लोग को करना चाहिए। तो हम लोग को एफर्ट का अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो प्रयत्न, तो हम लोग को कुछ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे पेशेंट या तो फिजिकल या तो इमोशनल स्ट्रेस दोनों से बच सके। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं, अब फिजिकल स्ट्रेस से कैसे बचा सकते हैं, फिजिकल स्ट्रेस से बचा सकते हैं जैसे कि पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है। अब बेड पे लेटा हुआ है तो मे भी हो सकता है कि पेशेंट सोते सोते गिर जाए। तो हम लोग को हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि जो बेड का ग्रिल रहता है उसको उठा दिया जाए, जिससे पेशेंट अगर करवट लेता है तो नहीं गिरे, या रूम में रात में भी थोड़ी बहुत लाइट रहे, जिससे पेशेंट अगर जगता है, क्योंकि वो नई जगह पे आए, उसका ये घर तो है नहीं, अगर वो जगता है तो किसी चीज़ से टकरा कर ना गिरे, ठीक है। आसपास में भी इंजरी हो सकता है, हॉस्पिटल है तो निडल वगैरह फेंका रह सकता है। तो ये भी बताना है पेशेंट को कि आप अगर हैं हॉस्पिटल में तो अगर आप चल रहे हैं तो ध्यान से चलिए, अपने आसपास चीज़ों को देख कर चलिए। ओके, तो इससे हम लोग उसको फिजिकल मतलब क्या होता है, शारीरिक जख्म हो गया, कट गया, छट गया, गिर गया, चोट लग गया, फिसल गए, बाथरूम में पेशेंट गया, कमज़ोर है, पानी है नीचे थोड़ा सा, उसमें फिसल गया, तो हम लोग को ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा हमेशा प्रयत्नरत होना चाहिए कि पेशेंट को कोई भी फिजिकल स्ट्रेस ना हो। और साथ ही साथ हम लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे कोई इमोशनल स्ट्रेस भी ना हो। अब एक पेशेंट हॉस्पिटल में है, उसको इमोशनल स्ट्रेस क्या हो सकता है, आपको हम समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रूम में 4 बेड लगे हुए हैं, एक पेशेंट आया, आज घर से आया, उसको कोई प्रॉब्लम थी, माइनर प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं, ठीक है। रात के 11 बजे उसके बगल वाले पेशेंट की किसी कारणवश, बैड लक बाई चांस, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब एक नॉर्मल पीपुल, आप हॉस्पिटल में हैं, चलता है, डेथ होते रहते हैं हॉस्पिटल में, लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, बच्चे भी पैदा होते हैं, डेथ भी होते हैं कितने लोगों का। तो जब आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर किसी हॉस्पिटल में पोस्टेड रहिएगा तो ये आपके लिए नॉर्मल बातें हो जाएगी, आप उससे हैबिचुअल हो जाइएगा, आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपके सामने किसी का जान जाता है तो हम लोग सभी मनुष्य हैं, हम लोग को फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक जनरल व्यक्ति और एक जो वहाँ पे पोस्टेड है, उन दोनों का अगर कंपेरिजन किया जाए मेंटलिटी का, तो उनको कम पड़ेगा, ठीक है। तो
हम लोग को ध्यान रखना है। तो इससे वो जो पेशेंट था जिसके बगल में किसी पेशेंट की डेथ हो गई है, तो मे बी उससे वो स्ट्रेस में आ जाए, ये इमोशनल स्ट्रेस होगा, यार ये चला गया, अब मेरा नंबर है, कोई आकर बोल दिया कि इस बेड पर तो कल ही इस बेड पर भी जो पेशेंट आया था डेथ कर गया था 2 दिन यहाँ पर। तो इससे इन सब से पेशेंट को बचाना है, क्योंकि अगर इन सभी से आप पेशेंट को नहीं बचाइएगा तो वो इमोशनल स्ट्रेस में चला जाएगा। तो फिजिकल स्ट्रेस से भी बचाना है और इमोशनल स्ट्रेस से भी बचाना है। तो हम लोग को कुछ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे पेशेंट फिजिकल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस मतलब शारीरिक और मानसिक तनाव दोनों से दूर रहे। ठीक है, तो 5th पॉइंट यही बोलता है कि इफर्ट शुड बी टेकन टू प्रिवेंट एडिशनल फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस। अब लास्ट और 6th पॉइंट की बात करते हैं। लास्ट और 6th पॉइंट बोलता है हेल्प द इंडिविजुअल एंड देयर फैमिली टू प्लान देयर लाइफ सो एज टू अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस या स्ट्रेन या स्ट्रेस। ओके, ये मार्कर नहीं चल रहा, सॉरी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मान लेते हैं इस पॉइंट को आपको क्लियर करने में पहले आपको कंडीशन बताते हैं। एक पेशेंट आया जिसका रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, उसके पैर पर कोई बस या कोई भारी वाहन पार कर गया है, उससे उसका एक पैर क्या हो गया, बर्बाद हो चुका है, मतलब वो कोई इससे काम लायक नहीं है। अब फाइनल उसका ट्रीटमेंट यही है कि उस पैर को कट करके वहाँ से हटा दिया जाए, फर्दर मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे इन्फेक्शन ना बढ़े, इसलिए मतलब लास्ट फाइनल कंडीशन यही है। 2 सिचुएशन है, या तो उसका पैर को कट कर दिया जाए या तो वो व्यक्ति डेथ कर जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में लोग जनरली पैर को कट करवाते हैं क्योंकि जान तो सभी को प्यारी है। अब तो अगर ऐसा किसी पेशेंट के साथ बैड लक चांस हो गया तो हमारा एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए नर्स वहाँ पे कर्तव्य बनता है कि हम उस पेशेंट को और उनके फैमिली को भी समझाएं कि अब आपको इसी के साथ जीना है, आपको निराशा नहीं होना है, आपको लाइफ में कि उनको बताएं कि जिनका दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, वो आदमी भी धरती पे जिंदा है और एक से एक काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली पारा ओलंपिक जो होता है, जो थोड़े से नॉर्मल पीपल नहीं रहते उनके लिए जो ओलंपिक होता है, वो सब गोल्ड मेडल जीत के आए। किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, कोई पैर से तीर कमान चला रहा था। तो ऐसे लोग भी जिंदगी जी सकते हैं। तो उनको ये सब सारी बातें बताना है कि आपके एक पैर से हाँ आपको लॉस हुआ है, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप कर सकते हैं और आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये बातें उनके फैमिली को भी समझाना है और पेशेंट को भी समझाना है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्प द इंडिविजुअल मतलब पेशेंट को मदद करना है, हेल्प करना है। किस चीज़ में? हेल्प द इंडिविजुअल एंड देयर फैमिली, पेशेंट को भी मदद करना है और उसके फैमिली को मदद करना है। किस बारे में? टू प्लान देयर लाइफ, कि आगे लाइफ को कैसे जिया जा सकता है, उनको समझाना है, बताना है। कुछ आइडिया भी अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं कि अब आप ये काम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ये काम करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको समझाएं, जिससे अगर हमको उन लोगों को समझाते हैं तो जो अननेसेसरी स्ट्रेस या स्ट्रेन होगा। अब यहाँ पे अननेसेसरी स्ट्रेस, अब देखिए पैर को कटना था, पैर कट चुका है, वो नेसेसरी था, वो जरूरी था कटना, क्योंकि अगर नहीं कटता तो फर्दर इन्फेक्शन में भी पूरे शरीर में हो सकता था, तो व्यक्ति की जान भी जा सकती थी। तो जान को बचाने के लिए पैर कट चुका है। अब अगर आप उस पैर के बारे में सोच रहे हैं हमेशा, तो ये अननेसेसरी है, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कट चुका है। अब आप सोचते हैं कि अगर मेरा पैर रहता तो हम दौड़ते, ये करते, वो करते, ये करते, वो करते, सोचते हैं। नहीं, अब आपको ये सब नहीं सोचना है। ये सब सारी बातें किसको बताना है? पेशेंट को बताना है कि आप इस पर ध्यान नहीं दीजिए, ये आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है। अब आप ऐसी बातें पर ध्यान दीजिए जिससे आप इसके साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब सारी बातें उन लोगों को बताना है। तो 6 पॉइंट यही बोलता है। 6 पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, फिर से आपको रीडिंग कर देते हैं एक बार। 6th पॉइंट बोलता है, हेल्प द इंडिविजुअल एंड देयर फैमिली टू प्लान देयर लाइफ सो एज टू अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस या स्ट्रेन। ओके, इस तरह से हम लोगों ने 3rd यूनिट का जो फर्स्ट
टॉपिक था, आपको मैंने शुरू में ही बताया था, अगर याद नहीं है तो फर्स्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि थर्ड यूनिट में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो आपको मैंने पहला टॉपिक बताया था कि स्ट्रेस पढ़ना है, टाइप ऑफ स्ट्रेस पढ़ना है, स्ट्रेसर पढ़ना है, सिम्टम ऑफ स्ट्रेसर पढ़ना है, नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ना है और नर्सिंग इंटरवेंशन पढ़ना है। तो हम लोगों ने इन सारे टॉपिकों को कवर कर लिया है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड लेसन का जो फर्स्ट टॉपिक था उसको हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लामेशन, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर अगर आप फर्स्ट से यहाँ तक देखते आ रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग उसको एक बार रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि रिपीट कर लीजिएगा तो आपके थोड़े से याददाश्त तेज हो जाएंगे और आपको ज़्यादा बातें याद रहेगी। सेकेंड टॉपिक में हम लोग इन्फ्लामेशन पढ़ेंगे, जिसको कि अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।